आप सभी साथियों का एक बार फिर से मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम सेकंड ग्रेड परीक्षा होने जा रही है जो जुलाई के अंदर है, उसका आज हम जो सेकंड मॉडल पेपर है उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। आपको पहला मॉडल पेपर कैसा लगा ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर है वो बताना है। आज हम बात करने वाले हैं जो दूसरा पेपर है उसकी। हमने जैसा आपको पहले कहा था कि हम 10 मॉडल पेपर करवाने वाले हैं, लगभग 10 मॉडल पेपर है वो करवाएंगे, यानी 100 क्वेश्चन है वो हो जाएंगे लगभग 1000 प्रश्न। और इसमें हम अलग अलग तरीके से भी इसकी व्याख्या को भी हम देखेंगे और मैं कोशिश ये करूँगा कि प्रत्येक प्रश्न के नीचे हम व्याख्या को समायोजित करके टेलीग्राम के ऊपर है वो डाल दे ताकि आप सभी को सुविधा मिले। लेकिन ऐसा हम 5 मॉडल पेपर हो जाएंगे उसके बाद करना संभव है, वो होगा। अभी लोड है वो अधिक इस वजह से नहीं हो रहा है। तो आइए हम बिना किसी देरी किए हुए आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर, यानी दूसरा मॉडल पेपर है उसका पहला प्रश्न है वो कैसा है हम उसकी तरफ जाएंगे। उससे पहले मैं आप सभी को एक बात है वो बता देता हूँ। मैं किसी भी व्यक्ति को या किसी भी विद्यार्थी को यह नहीं कहता हूँ कि आप लाइक करें या सब्सक्राइब करें। आप हमारे वीडियो को पहले पूरा देखें। इससे पहले हमने जो रीट मेंस हुई थी उसके मॉडल पेपर है वो अंतिम 2 मॉडल पेपर करवाए थे, यानी वैसे हमने करीब 10 मॉडल पेपर तो वो करवाए थे और अंतिम नया सिलेबस जैसे हुआ था उसके हिसाब से तो वहाँ से हमारे 2 मॉडल पेपर हुए थे। वहाँ से ज्योग्राफी के और राजस्थान इतिहास कला संस्कृति, यहाँ से हमें 70 से 80% क्वेश्चन है वो देखने को मिले थे। तो आप वहाँ जाकर के अपनी मन की संतुष्टि कर करके आ जाए, उसके बाद आप वीडियो देखिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। हम सबसे पहले हिंदी, हम इसके अंदर राजस्थान इतिहास की बात करेंगे। तो हम सबसे पहले हमारे सामने आज का जो मॉडल पेपर नंबर 2 है उसका पहला प्रश्न है वो ये रहा हमारे सामने। यह है कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना, यानी इनमें से कौन सा कथन है वो सही नहीं है ये हमें बताना है। सबसे पहले सही है और सही नहीं है उसको हमें गोला कर लेना है या अंडरलाइन कर लेना है। पहला ऑप्शन है कालीबंगा एक सुनियोजित शहर था, घरों में निर्माण के लिए धूप में पक्की ईंटों का उपयोग किया गया था। बिल्कुल सही है, जहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग है वो किया गया था। कालीबंगा में जुताई वाले खेत के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। कालीबंगा के अंदर है वो जुताई के प्रमाण है वो नहीं मिले, ऐसा है। अगले ऑप्शन की ओर हम चलते हैं। प्राचीन द्वशवती और सरस्वती नदी घाटी, यानी वर्तमान के अंदर जिसको हम घंगर नदी कहते हैं, ने कालीबंगा की सभ्यता को जन्म दिया था। यह सभ्यता हनुमानगढ़ राजस्थान जिले के अंदर स्थित है। कौन सा ऑप्शन है वो इसका सही नहीं है ये पूछा है। तो जुताई के खेत नहीं मिले हैं ये इसका गलत है वो हो जाएगा, और तमाम ऑप्शन है वो सही है क्योंकि यहाँ के प्रमाण मिले हैं, जुताई के प्रमाण मिले हैं और यहाँ पर खेती है वो आड़ी तिरछी रेखाओं के अंदर हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, दीवारों के अंदर हमें दरारें मिली हैं, ऐसे मकान हैं और यहाँ पर इसके अंदर दरारें हमें देखने को मिलती हैं। अग्नि वेदिकाओं के यहाँ पर प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं और साथ में शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं। एक खोपड़ी है उसके अंदर हमें 6 छिद्र है वो मिलते हैं। तो यह हमें सारी जानकारी है वो हमने देख ली। अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यह है कि अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, कौन सा ऑप्शन सही है? घोसुंडी अभिलेख, बूचकला अभिलेख या हिलियोरदस हिलियोदोरस का बेसनगर अभिलेख या घटियाला अभिलेख? कहाँ किसकी बात कर? राजस्थान के अंदर हमें भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि है वो घोसुंडी अभिलेख के अंदर देखने को मिलती है। तो पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। निम्नलिखित में से प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही है? नागभट्ट प्रथम के बारे में सही बताना है। वे वत्सराज के पुत्र थे, उन्होंने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया था। उनकी मृत्यु के बाद महिपाल और भोज द्वितीय के बीच उत्तराधिकारी बनने के लेकर के युद्ध हुआ। उन्होंने सिंध के अरब शासकों को हराया जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। हमें सही कथन पूछा है तो नागभट्ट प्रथम के बारे में चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्होंने अरब से आने वाले जो शासक थे उनको हरा करके राजस्थान से बाहर खदेड़ा था। ये राजस्थान की ओर आ रहे थे, गुजरात में और पंजाब के आसपास के इलाकों के अंदर है ये विद्रोह करने के लिए आए थे, उनको खदेड़ करके बाहर निकाल दिया था। तो चौथा ऑप्शन है वह इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने यह रहा मित्रों, और प्रश्न यह है कि अलाउद्दीन खिलजी
कि निम्नलिखित राजपूत राज्यों की विजय का सही कालानुक्रम क्या होगा। आजकल कालानुक्रम वाले प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम उसके हिसाब से, नए पैटर्न के हिसाब से हम प्रश्नों का समायोजन करके आप सभी के सामने लेकर के आए हैं। आपको देख करके ये प्रश्न है वो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ आपको। हमें प्रश्न पूछा कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो राजस्थान के अंदर युद्ध हुए थे, वहाँ की विजय का कालक्रम हमें बताना कि सबसे पहले किसके साथ हुआ, उसके बाद किसके साथ हुआ। चित्तौड़गढ़ विजय, रणथंभौर विजय, जालौर विजय और सिवाना विजय। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ के अंदर है वो होता है, और उसके बाद है रणथंभौर के अंदर होता है, उसके बाद सिवाना विजय होती है और उसके बाद जालौर आएगा। यानी पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा ये ऑप्शन जिसमें है वो आप देख करके कर लेना। तो चौथा ऑप्शन है, चौथा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किन सेना नायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैन्य अभियान भेजा था। यानी कि इसकी बात करो, हल्दी घाटी युद्ध के बाद किन के नेतृत्व के अंदर सेना नायकों को अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के लिए है वो भेजा गया था। अब्दुल रहीम खान ने खाना को भेजा गया था, लगभग 1880 के अंदर है वो आए थे, और अमर सिंह के द्वारा, अमर सिंह के द्वारा इनकी पत्नियों को बंदी बनाकर के लेके आए थे, महाराणा प्रताप के द्वारा सम्मान के साथ वापस लौटाने के लिए कहा था। उसके बाद ये चले जाते हैं, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। शाहबाज खान ने सबसे ज़्यादा बार आक्रमण किया था, लगभग 3 बार आक्रमण है वो क्या था, ये हो जाएगा। उसके बाद जगन्नाथ कछवा अंतिम है, वो महाराणा प्रताप के खिलाफ है, वो अभियान के लेकर के आते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। अब्दुल खान ही है, वो नहीं थे। तो पहला, दूसरा और तीसरा यानी 1, 2 और 3 ये वाला है वो सही हो जाएगा। इस प्रकार चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यह है कि जहांगीर और मेवाड़ महाराणा के मध्य संधि 1615 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कि जहांगीर और महाराणा के मध्य संधि हुई थी 1615 की, उसमें से कौन सा कथन है वो सही नहीं है, ये हमें पूछा है। जहांगीर ने सभी जीते क्षेत्रों को वापिस राणा को लौटा दिए। राणा को मुगल दरबार में मनसब लेना भी अनिवार्य नहीं था, ये भी सही है। और राणा ने जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, बिल्कुल, तभी तो संधि होगी। राणा को चित्तौड़ भी वापस दिया गया तथा अब अब्दुल की मरम्मत नहीं करवाएगा, दुर्ग की मरम्मत है वो नहीं करवाएगा था। मुझे यही ऑप्शन है वो सही नहीं लग रहा है, क्योंकि उसको वापस नहीं दिया गया था, ये गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। कितना प्यारा प्रश्न है यह कि मेवाड़ शासक राजसिंह ने मुगल अधिकृत मेवाड़ के सामंत भागों के परगनों को लेना आरंभ किया। टिका दौड़ की रस्म के बहाने मुगल चौकियों को धावा बोले, बिल्कुल सही है, ये सही है। पहली मुगल चौकी मान लो हो, ये दूसरी थी, पहली नहीं थी, ये दूसरी थी भाई, दूसरी थी, तो यह गलत हो गया। इस अभियान में 58,000 रुपये प्राप्त हुए थे, 58,000 रुपये प्राप्त हुए थे, नहीं, ये भी गलत हो गया। तो इसके अंदर पहला ही ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न, ऐसे प्रश्न है वो आरपीएससी पूछेगी, क्योंकि आरपीएससी में हमने उन प्रश्नों का समायोजन है वो किया है, और कई प्रश्न हमने जो मूल किताबें हैं 10वीं से लेकर के 12वीं तक की किताबें, वहाँ से प्रश्न है वो हमने बनाए हैं। लगभग 2-2.5 महीना है वो हमें लग गया प्रश्नों को बनाते हुए। आज हम जाकर के मॉडल पेपर तैयार है वो हुए हैं, और इसके अंदर हम पहले के आरपीएससी के अंदर आए हुए प्रश्न, अभी 4 साल के प्रश्न हम देख रहे हैं। पहले का पैटर्न अलग था, वो प्रश्न अभी 2024 में किस किस तरीके से प्रश्न आए थे पेपरों के अंदर, उनका हमने एनालिसिस है वो किया था। उसके बाद हम ये मॉडल पेपर बनाए हैं, और जो मूल किताब है 11वीं 12वीं की वो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल गई होगी, हमने डाल दी आज, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर। तो इसका पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। कुछ प्रश्नों के अंदर अगर डाउट होती है तो हम बाद में उसका उत्तर है वो बता देंगे। प्रश्न है, मारवाड़ के शासक चंद्रसेन के मध्य निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी मारवाड़ का शासक है उसके संबंध के अंदर कौन सा कथन सही नहीं है। मालदेव ने अपने तीसरे पुत्र चंदन को अपने 2 ज्येष्ठ पुत्रों राम व उदय सिंह के दावों के विपरीत अपना उत्तराधिकारी नियुक्त है, वो क्या था, बिल्कुल नियुक्त किया था। राव चंद्रसेन की मृत्यु शिवपुर सिरोही के अंदर हुई थी, नहीं, शिवपुर सिरोही के अंदर तो नहीं हुई थी भाई, ये तो गलत है। उत्तराधिकार के युद्ध में चंद्रसेन ने अपने ज्येष्ठ भाइयों को लोहावट व नाडोल के अंदर पराजित किया था, बिल्कुल सही है। चंद्रसेन ने भादराजुन को अपना केंद्र बनाया, जहां उसने साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा था, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार दूसरा सारण की पहाड़ियों के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। सरनाल के युद्ध के कारण किसे ख्याति मिली थी। सरनाल के युद्ध के कारण कछवा शासक मिर्जा राजा जय सिंह को, जोधपुर शासक जसवंत सिंह को, युवराज मान सिंह को, बीकानेर शासक जय सिंह को। सरनाल की जो युद्ध होता है वहां पर जो ख्याति है वो कछवा
युवराज थे उस समय मान सिंह, उनको ये मिली थी। तो ये तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। अगला प्रश्न है कि जहांगीर के विषय में कौन सा कथन सत्य है। जहांगीर के बारे में हमें बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है। पहला ऑप्शन है मनसबदार जिन्होंने वेतन के बदले उतनी आय का कुछ राजस्व क्षेत्र दिया जाता था जो उसे जागीर कहा गया था। मनसबदार जिन्होंने, बिल्कुल सही है, दिया जाता था उतने जागीर की राजस्व द्वारा अनुमानित आय को जमा कहते थे, यह भी सही है। जिसे जागीर प्राप्त थी उसे जागीरदार कहते थे, बिल्कुल सही है। जागीरदार व्यवस्था भू राजस्व के आवंटन के द्वारा वेतन भुगतान का एक तरीका था। भू राजस्व के द्वारा ही जागीरदार है वो वेतन और भत्ते है वो लेता था। तो ये भी इस प्रकार चारों ही ऑप्शन है वो इसके सही इस प्रकार, यानी तीसरा ऑप्शन, पहला, दूसरा और तीसरा सही है वो हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है वो हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर, यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वो यह है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सागरमल गोपा के संबंध में सही नहीं है। माहेश्वरी नई युवक मंडल की स्थापना की गई थी। नई युवक मंडल की स्थापना है वो की गई थी, बिल्कुल सही है। जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना सागरमल गोपा के द्वारा की गई थी। सर्वहितकारी वाचनालय की स्थापना है वो भी की गई थी। बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना इनके द्वारा नहीं की गई थी। तो यह ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर यह बताना है कि बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा साथियों। रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हेतु सर्वप्रथम किस संस्था का गठन किया गया था। किसकी बात कर रही है। राजस्थान के अंदर उत्तरदायी रियासतों के अंदर सबसे पहले उत्तरदायी संस्था की स्थापना है। उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, यही पूछा है। तो राजस्थान सेवा संघ, सविद्या प्रचारणी सभा, राजपूताना मध्य भारत सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा। तो मध्य भारत के अंदर सबसे पहले, यानी उत्तर भारत की हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना है वो की गई थी। तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है। इसकी स्थापना सन 1888 में कर्नल सी के एम वाल्टर के प्रयासों से की गई थी। अच्छा, ओहो, राजपूत हितकारिणी सभा के संबंध में हमें पूछा है कि वाल्टर के द्वारा वो की गई थी और उसके कौन सा कथन सही नहीं है, यह पूछा। बिल्कुल सही, 1888 के अंदर कर्नल सी के एम वाल्टर के द्वारा, यानी वाल्टर के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य राजस्थान के राजपूत और दलितों के लिए सुधार हो। दलित नहीं होगा भी, दलित है वो इसका हो जाएगा, क्योंकि राजपूतों के लिए थी, तो यह गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर। इसकी प्रथम बैठक का आयोजन अजमेर के अंदर हुआ था। सभा ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक नियम भी बनाए थे, यह भी सही है। तो इस प्रकार दूसरा ऑप्शन है वो इसका गलत हो जाएगा। हमें पूछा है गलत, तो यह इसका गलत है वो हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अब हम राजस्थान की कला और संस्कृति के प्रश्न है वो करने वाले हैं। पहला यानी 14 नंबर का प्रश्न, डुंडलोद किसके लिए प्रसिद्ध है। डुंडलोद, सबसे पहले तो हमें यह बताना है कि कहाँ पर है। तो यह झुंझुनू जिले के अंदर स्थित है डुंडलोद, जहाँ गणेश जी का मंदिर है वो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो हम डुंडलोद के बारे में कौन सा कथन, प्रसिद्ध कथन हमें बताना। पुरातात्विक स्थल है, नहीं, बिल्कुल गलत है। आध्यात्मिक एवं धार्मिक स्थल है, ये भी है, लेकिन ये एकदम सर्वाधिक पूछा है। सूफी संत की दरगाह नहीं है, गणेश जी का मंदिर है। हवेलियों एवं परंपराओं का सुंदर इमारतों के लिए है, ये सही है, क्योंकि डुंडलोद की कई इमारतें, कई हवेलियां हैं वो प्रसिद्ध है। तो पहला, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है। किस किले के बारे में हसन निजामी ने लिखा है कि यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका था। किसने कहा है। सबसे पहले यह भी हमें प्रश्न है वो ऐसा भी मिल सकता है कि यह किसने कहा कि ऐसा किला जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। यहाँ पर जिसने इतिहासकार कहे उनका नाम दे देंगे, कुछ भी पूछा जा सकता, हमें हर तरीके से प्रिपेयर रहना है। तो निजामों के द्वारा कौन से किले के लिए कहा गया था। सिवाना का किला, जैसलमेर का किला, जालौर का किला या शेरगढ़ का किला। तो उन्होंने जो जालौर का किला है उसके लिए कहा था कि ऐसा किला है जिसमें आक्रमणकारी है वो जीत नहीं सका था इसके ऊपर आकर के। तो तीसरा ऑप्शन भी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा है। मेवाड़ के अंदर रामायण, रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्रशैली किस शासक के काल में चरम सीमा के ऊपर थी। मेवाड़ की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर रामायण था, रागमाला थी, रसिक प्रिया थी, गीत गोविंद की टीकाएं लिखी गई थी। तो यह किसके शासनकाल के अंदर है, वो चरम सीमा के ऊपर थी। तो महाराणा प्रताप के समय नहीं, ये तो बहुत लेट है। महाराणा अमर सिंह ये भी लेट है। महाराणा कर्ण सिंह, लेकिन महाराणा जगत सिंह के समय है
वो यह हुई थी तो महाराणा जगत सिंह के समय चरम सीमा के ऊपर थी। यह महाराणा प्रताप के समय चावड़ शैली का विकास है वो हुआ था। चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि चित्रकला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। हमें चित्रकला के बारे में कौन सा विकल्प है वो सही नहीं है, यह पूछा है। शालिग्राम बक्सराम नंदराम अलवर चित्रशैली के चित्रकार थे, बिल्कुल सही है। अलवर चित्रशैली के शालिग्राम, बक्सराम, नंदराम ये तमाम चित्रकार हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है आला किला पद्धति सर्वप्रथम प्रारंभ आमेर से हुआ था, बिल्कुल राजस्थान के अंदर आला किला है वो आमेर से हुई थी। दूसरा ऑप्शन भी इसका सही है। रघुनाथ, डालू, गोविंद या कोटा चित्रशैली के चित्रकार थे, बिल्कुल सही है। चौखिलाव महल का संबंध बीकानेर से है। ओहो, चौखिलाव महल संबंध का संबंध बीकानेर से नहीं है। चौखिलाव महल का संबंध है वो जोधपुर से है। कहां से है? जोधपुर से है। तो यह ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। हम चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है, वो ये रहा कि तेजाजी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प का चयन करना है। तेजाजी खड़नाल के रामकुंवरी एवं ताहर जी धोलिया जाट के पुत्र थे। रामकुंवरी और ताहर जी धोलिया जाट के पुत्र थे, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है लाछा गुजरी की गायों की रक्षा के लिए तेजाजी ने एक विकट लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों की आहुति है वो इन्होंने दी थी, यह भी सही है। इस प्रकार इसका दोनों ही ऑप्शन सही यानी चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा, वाद्य यंत्रों के संबंध में कौन सा कथन सही है। वाद्य यंत्रों के संबंध में हमें एक कथन पूछा है, चौतारा को करताल, मंजीरा और चिमटे के साथ कमर जातियों के द्वारा बजाया जाता है। चौतारा को करताल और मंजीरों के साथ चिमटे के साथ बिल्कुल सही बजाया जाता है और ये कमर जाति के द्वारा बजाए जाते हैं। कमायचा को मंगड़ियार बजाते हैं, बिल्कुल सही है। हमें ये 10वीं की क्लास की जो किताब है जिसको हम रेड बुक कहते हैं, वहां से ये प्रश्न हमने बनाए हैं। और ऐसे कैसे प्रश्न आपको एग्जाम हॉल के अंदर देखने को मिलेंगे। हम 10 मॉडल पेपर करवा रहे हैं। अगर 10 मॉडल पेपरों में आपको प्रश्न लगभग 80% अगर नहीं मिले तो आप उस दिन जितना आपका मन करे उतनी गालियां ठोक देना वीडियो के ऊपर और डिसलाइक करके चले जाना। मैं आपको कह रहा हूं, हमने मूल किताबें हैं जहां से प्रश्न बन रहे हैं वहां से प्रश्न बनाए हमने। एक लाइन से प्रश्न बना करके आप सभी के सामने आए। एक सिंगल लाइन नहीं छोड़ी हमने जहां से प्रश्न बनने की संभावना हो और वो हमने छोड़ दी हो, ऐसा कतई नहीं हो सकता। इसके अलावा और भी प्रश्न है हम करवाएंगे आपको। राजस्थान इतिहास है, राजस्थान की कला संस्कृति है, राजस्थान का भूगोल है, इनके प्रश्न हम 10 मॉडल पेपरों में थोड़ी आगे और भी प्रश्न हम करवाएंगे। मॉडल पेपरों के अलावा हम आपको डेली 25%, सप्ताह में एक दिन 25% करवाएंगे आपको। इस बार आपकी तैयारी एकदम दमदार तरीके से होगी, आप टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके दोनों ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन इसका सही, दोनों ऑप्शन सही है। बी व सी कहाँ हो गया भाई, ए व बी दोनों ही सही है, तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इंद्र नृत्य शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। कच्ची घोड़ी में नकली घोड़ों का प्रयोग सम्मिलित है, बिल्कुल सही है। और गिंद्र नृत्य शेखावटी का होली के अवसर पर किया जाता है। राई और बुढ़िया कालबेलिया नृत्यों के मुख्य पात्र होते हैं, बिल्कुल सही है। तेरह तारी नृत्य कामड़ जनजाति कामड़ जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कौन सा कथन? कामड़ जनजातीय महिलाओं के द्वारा नहीं किए, ये मुझे महिलाओं के द्वारा। तेरह ताल नृत्य करती तो है महिलाएं करते हैं, लेकिन जनजाति कामड़ जाति की महिलाएं करती है, जनजाति नहीं करती वे काम। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा, मारवाड़ क्षेत्र में लोकप्रिय त्योहार गुड़ला मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? श्रावण कृष्ण अष्टमी से श्रावण शुक्ल तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी से भाद्रपद शुक्ल तृतीया तक, कार्तिक कृष्ण अष्टमी से कार्तिक शुक्ल तृतीया तक, चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। यह चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। मारवाड़ के अंदर मनाया जाता है कन्याओं के द्वारा ये नृत्य, कन्याएं इसके ऊपर नृत्य करती हैं जिसको हम घुड़ला नृत्य कहते हैं। चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर के चैत्र शुक्ल तृतीया तक इसको मनाते हैं, तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं और उन नीचे दिए गए कथनों का हमें सही विकल्प का चयन करना है। पहला कथन है, राजस्थान में कंजर जनजाति अधिकतर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर और अलवर के इलाकों में हमें देखने को मिलती है, बिल्कुल सही है। कंजर जनजाति है वह कोटा है, बूंदी है, बारा है, झालावाड़ है, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर और अलवर के इलाकों के अंदर देखने को मिलती है। कंजर जनजाति के परिवार के मुखिया को कोतवाल के नाम से जानते हैं। कोतवाल तो इसको नहीं कहते हैं, कोतवाल है वो
मीणाओं के कहते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा भाई। पहला ऑप्शन सही है, यानी पहला गलत है, पहला ऑप्शन सही, दूसरा गलत। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है। प्राचीन राजस्थान में स्त्रियां गर्म ग्रीष्म काल में खालिस्तान वस्त्र की साड़ियों का प्रयोग पसंद करती थी। स्तनोत्तरीय, कुर्पाशक, क्षोम या बृहतिका, किसका प्रयोग करती थी? क्षोम, ग्रीष्म काल के अंदर क्षोम है, इसका प्रयोग है वो करती थी। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर है कि राजस्थानी भाषा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला ऑप्शन है, मध्यकालीन राजस्थानी भाषा गीत और दोहा छंदों प्रमुख छंद थे। जो मध्यकाल के अंदर राजस्थानी भाषा थी उसके अंदर गीत हुआ करते थे, दोहा होते थे, ये प्रमुख छंद है वो होते थे। बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है, इस समय पिंगल भाषा का प्रचलन हुआ और जिस पर ब्रज भाषा का प्रभाव था। बिल्कुल ये भी सही है। तो दोनों ही ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अब हम राजस्थान भूगोल के प्रश्न है वो करने वाले हैं। देखिए हमने जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है उसके हिसाब से कोशिश है वो किया है हमने। हम जैसे 10 प्रश्न है वो किसके आ रहे हैं? राजस्थान का भूगोल के हैं, 10% राजस्थान की कला और संस्कृति के हैं, 10% राजस्थान की राज्य व्यवस्था से है। तो कहीं कहीं हमने 10 से 12 प्रश्न बनाए हैं और 12-13 प्रश्न ये भी आपकी राजस्थान का हमने पोर्शन ज़्यादा लेने की कोशिश करी है। तो पहला जो भूगोल का पहला प्रश्न वही है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की विश्व मानचित्र परिस्थिति के संदर्भ में सही है? यानी विश्व की जो मानचित्र है वहां पर हमें बोल रहा है कि कहां पर यह सही है। भूमध्य रेखा राजस्थान की उत्तरी गोलार्ध से होकर के गुजरती है। उत्तरी गोलार्ध से होकर के गुजरती है? नहीं, ये तो गलत हो गया। उत्तरी गोलार्ध से कैसे हो गया? हम पश्चिमी गोलार्ध, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम हम यहाँ पर है, हमें हमारे से कहां से गुजर के जाएगी? राजस्थान दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? नहीं, ये भी गलत है। करे रेखा राजस्थान के दक्षिणी से भाग से होकर के गुजरती है, ये वाला ऑप्शन है उसी की राजस्थान हमारा यहाँ पर है। तो राजस्थान की कर्क है रेखा दक्षिणी भाग से होकर के गुजरती है, ये सही है। कर्क रेखा राजस्थान की बने, ये तो गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की जलवायु के बारे में सही नहीं है? ये ऑप्शन राजस्थान की जलवायु के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा। पश्चिमी रेगिस्तान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है जबकि जिसका वार्षिक औसत 25 सेंटीमीटर है। हम राजस्थान के नक्शे की जब बात करते हैं, ये हमने राजस्थान का नक्शा बनाने की कोशिश कच्चा ये बात कर रहे हो। यहाँ पर हम उत्तर, दक्षिण, इधर पूर्व और यहाँ पर पश्चिम के राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तान यहाँ की हम बात कर रही है। इधर वाले का ऑप्शन बिल्कुल सही है, 25 सेंटीमीटर, यहाँ हम 50 सेंटीमीटर और इधर वाली 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह वाली पर्वत श्रृंखला है, इसके बीच में 50 सेंटीमीटर है, इधर 25 सेंटीमीटर है, उसके बाद 20 सेंटीमीटर, ऐसे रेखाएं हैं वो चलती है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, राजस्थान में औसत वर्षा अधिक नहीं है क्योंकि आंतरिक भाग में स्थित है, यह भी सही है, औसत वर्षा अधिक नहीं है। अरावली श्रृंखला का विस्तार मानसून पवनों के लंबवत है। मानसून पवनों के लंबवत कहाँ है? सारे स्थित है, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, इधर से आ रही है, यहाँ टकरा के चल रही है, ऑप्शन गलत हो गया। शीत ऋतु में माउंट से थोड़ी वर्षा प्राप्त हो जाती है, ये भी सही, तो हमें पूछा गलत, तीसरा ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है। प्रश्न है, राजस्थान की निम्नलिखित नदियों को उनकी सहायक नदियों के संबंध में मिलान करना है, सुमिलित करना है। एक तरफ मुख्य नदियां हैं और दूसरी तरफ उनकी सहायक नदियां कौन कौन सी? चंबल है, माई है, साबरमती और बनास है। तो हम मुझे मान लीजिए कि एक प्रश्न आ रहा है, मुझे माही के जो सहायक नदियां हैं उसका मुझे पता है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। मान लो एक बार, तो हम माही नदी है उसको हम मिलाएंगे खारी और बांडी से। उसके बाद आप देख लो कि एक में दो सिर्फ दो के अंदर है और किसी में नहीं है, तो ये रहा आपका 2, तो सीधा उत्तर है वो निकल करके आ जाता है। अगर मान लो, ओहो सॉरी, चंबल की सहायक नदियां शिवाना और परवन है। माही की सहायक नदियां हैं वो कौन सी? अनास और चाप नदी है। साबरमती की जो सहायक नदी है वो वाकल और हाथीमती हो जाएगी। बनास की खारी और बांडी है। यह हमें करना, यानी एक में 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है और फिर 1 है, ये ऑप्शन है हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अन्ना सागर झील के विषय में कौन सा कथन सत्य है? अन्ना सागर झील के बारे में कौन सा कथन है वो सही है, यह बताना है। इस झील की नींव द्वीप
कनॉट ने रखी थी। न सागर झील की नींव ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी, नहीं, ये तो गलत हो गया। 1845 में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी के स्नान हेतु इसका उपयोग है वो करवाया था। किसके द्वारा? महाराजा विनय सिंह ने नहीं करवाया था, अर्नो जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। राणा लाखा के काल में बंजारे ने इस झील का निर्माण, इन्होंने पिछोला झील का निर्माण करवाया था, ये भी गलत है। पृथ्वीराज चौहान के दादा अनुराज के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, ये वाला सही है, चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल, जिसको टीकेसी लिंक परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला ऑप्शन है, इस परियोजना से राजस्थान के 20 जिलों को अगले 3-4 दशक तक, यानी लगभग 40 वर्ष तक, 30 से 40 वर्ष तक पेयजल सुविधा मिलेगी। 20 जिलों के अंदर नहीं है, हमने इन्होंने कितने बताए हैं, 20 जिले हैं, वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कितने जिले हैं, 17 जिले हैं, 17 जिले हैं, तो यह ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। अगला है, इस परियोजना के तहत राजस्थान में 5 बैराज रामगढ़, महलपुर, मेज, राठौर और डूंगरी तथा एक बांध नवेरा के अंदर बनाया जाना प्रस्तावित है। यह ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा यानी दूसरा ऑप्शन वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। राजस्थान के अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी भाग, जिसको थरी ए कहते हैं, कृषि जलवायु प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यह हमें पूछा है कि जलवायु, जो कृषि जलवायु प्रदेश है, थर्ड ए के बारे में कौन सा सही नहीं है, यह हमें बताना है। यहाँ सिंचित और असिंचित प्रकार की कृषि पाई जाती है, बिल्कुल सही है। इसका विस्तार है वो लगभग जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक के अंदर देखने को मिलता है, ये भी सही है। मक्का, मूंगफली, ज्वार और रबी की फसल यहाँ पर कैसी हो जाएगी? ये तो दक्षिण भाग के अंदर आती है, ये तो गलत हो गया ना, हाँ ये गलत हो गया। यहाँ 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलती है, बिल्कुल सही है, तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। मक्का, मूंगफली ये नहीं होगा, यहाँ पर धान होगा, मोटा धान है वो हो जाएगा, तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मरुस्थलीय मृदा के बारे में सबसे असत्य कथन का चयन करना है। कौन सा कथन ज्यादा गलत है यह बताना है। पहला ऑप्शन है इसमें उर्वरकता की कमी लेकिन लवणीय मात्रा अधिक होती है, बिल्कुल सही, मरुस्थल के अंदर बिल्कुल सही ऑप्शन है। बेर, सहजन और करौंदा मरुस्थलीय मृदा को सुधार में उत्तम होते हैं। बेर है, सहजन है और करौंदा है, ये बिल्कुल सही है, लगाते हैं। मरुस्थलीय मृदा पूर्वी राजस्थान के अंदर हमें पाई जाती है। हम बात कर रहे हैं मरुस्थलीय मृदा की, तो मरुस्थलीय मृदा तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर देखने को मिलती है, न कि पूर्वी राजस्थान में। हम पूर्वी राजस्थान के अंदर नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, पश्चिमी राजस्थान होगा यहाँ पर, पूर्व की जगह पश्चिमी राजस्थान है, वो हो जाएगा। मरुस्थलीय मृदा पवनों के द्वारा विस्थापित होती है, बिल्कुल सही है, तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारणों से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर कथनों में से कौन सा कथन सही है विचार करना है। उच्च तापमान व न्यून वर्षा, जनसंख्या वृद्धि और वायु प्रदूषण, मरुस्थलीकरण के बारे में हमें बताना है। मरुस्थलीकरण के बारे में उच्च तापमान, न्यूनतम वर्षा होती है और जनसंख्या होती है, वायु प्रदूषण, क्या बोला, इस कथनों में से विचार करना, इसमें से कौन सा कथन सही है? तो हमें ए व बी सही हो जाएंगे। जनसंख्या वृद्धि है वो महत्वपूर्ण काम करती है, तापमान करता है, वायु प्रदूषण इसमें नहीं करता, यानी 1 व 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान के बाड़मेर जिले में भेड़ों की संख्या राज्य में सबसे ज्यादा, भेड़ों की संख्या सबसे ज्यादा है, वो कहाँ पर देखने को मिलती है? बाड़मेर के अंदर देखने को मिलती है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सुरती राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की नस्ल है, ये भी सही है, सुरती भैंस की नस्ल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों ही कथन सही है, पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है कि केलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? केलादेव के बारे में, केलादेव राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले ये कहाँ पर है? ये भरतपुर के अंदर स्थित है। हमें कौन सा कथन सत्य बताना है, तो यह प्रतापगढ़ शहर में स्थित है, नहीं, गलत हो गया, क्योंकि ये कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर स्थित है, तो पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। सबसे पहले जहाँ पर पहला उसको काट दो, इसको भी काट दो, इसको भी काट दो। अब बचे हमारे सामने दो, अब चलते हैं। अनेक पक्षियों के वास का स्थान है, बिल्कुल सही है, यानी बी ऑप्शन हमारे सामने आ गया। यह तेंदुए लेपर्ड के संरक्षण के संदर्भ में सही है। क्या यह तेंदुए के लिए सही है? नहीं, तेंदुए के लिए सही नहीं, यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यह पक्षियों के लिए है। यहाँ विशेष ऋतुओं में अनेक पक्षी प्रवास के लिए आते हैं, यह भी सही। इस प्रकार डी यानी बी और डी, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
बी और डी चौथा ऑप्शन इसका सही है वो हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, कौन सा सुमेलित नहीं, इनमें से कौन सा सुमेलित है वो नहीं है। खनिज के निक्षेप क्षेत्र है, ताम्र है अकवाली झुंझुनू के अंदर, ताम्र अकवाली झुंझुनू बिल्कुल सही है। लोहेसपुर बुनेरापेटी भीलवाड़ा के अंदर है। सीसा और जस्ता हुनेती अजमेर के अंदर, यही सही नहीं लग रहा मेरे को, सीसा और जस्ता। एक मिनट। अगला मैंगनीज खेरिया, मैंगनीज खेरिया के अंदर स्थित है। इस प्रकार तीसरा ऑप्शन है वो इसका गलत है वो हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर को नीचे दिए गए कुटों से भरिए। जिलों का नाम, दशक की जनसंख्या, अवधि दर है वो ये हमें मिलान करना है। बाड़मेर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और जोधपुर। बाड़मेर के अंदर है वो लगभग 22.5 दर्ज की गई थी, पहला ऑप्शन सही है। और अगला जैसलमेर के अंदर 31.8 दर्ज की गई थी, 31.8 बिल्कुल सही है। बांसवाड़ा के अंदर 26.5% और जोधपुर में -27.7% दर्ज की गई, यानी 1 2 3 तीनों ही ऑप्शन, चारों ऑप्शन सही। इस प्रकार 1 2 3 डी गलत, 1 2 टी गलत, डी तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही है वो हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं और उन कथनों में से हमें नीचे दिए गए उपयुक्त का विकल्पों का सही हमें सही कथन का चयन करना है। राजस्थान में सौर ऊर्जा विकास असीम संभावनाएं, सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है उसकी असीम संभावनाएं हमें देखने को मिलती है, बिल्कुल सही है। बड़ला कथन नंबर 2 है, यानी इसका कथन आर है। बड़ला सोलर पार्क 2244 मेगावाट क्षमता वाला राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, बिल्कुल सही है, दोनों ही ऑप्शन सही है। ए और आर सही है। और ए आर ए की व्याख्या करता है, तो एक मिनट, आर ए की व्याख्या करता है या नहीं करता। राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की असीम संभावनाएं हैं, तो बड़ला सोलर पार्क, नहीं यह कथन तो इसका गलत हो गया भाई। कथन तो सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है, तो ये वाला तो गलत हो गया। और अगला है आर ओ ए की सही है, आर ए की व्याख्या सही नहीं, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही है। इसके अंदर आप सबसे पहले ये देख लेना कारण के साथ या तो क्योंकि मिलाओगे, तो आपका उत्तर अगर मिले कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है तो उसका सही होगा, या फिर आप तो मिलाओगे। जैसे पश्चिमी हम बात करते हैं, राजस्थान के अंदर है वो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये राजस्थान के सबसे बड़े जिले हैं। तो क्योंकि राजस्थान के पश्चिम भाग के अंदर स्थित है, मरुस्थलीय है, तो इसकी व्याख्या कर रहा है पश्चिम भाग के अंदर में है तो बड़ी जनसंख्या कम है, इस वजह से आप इसका देख लो कि आप इसका मेल खा रहा है कि नहीं, इस वजह से इसका हो रहा है तो व्याख्या सही है, वरना नहीं है। तो ये दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है कि राजस्थान की उन कथनों का चयन कीजिए जो सोलर पार्क के संबंध में है। हमें सोलर पार्क के संबंध में सही कौन कौन सी है। पोहरा नहीं है, पुंगल के अंदर है, पुंगल में है, और नोक में, आकल के अंदर वुड पार्क है, यहाँ पर तो नहीं है। बी और सी बी और सी, यानी चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर है, कौन सी सुविधा राजस्थान संपर्क पोर्टल के द्वारा नहीं की जाती। ऐसी कौन सी सुविधा है राजस्थान का जो संपर्क पोर्टल है वहां से हमें नहीं। ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन, शिकायतों का निवारण होता है, और GIS एकीकरण और आंकड़ों का विश्लेषण भी होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस भी होते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक स्पीच इनोवेशन नहीं होता है, इनिग्नेशन। पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है कि एक नदी के बारे में निम्नलिखित तथ्यों को पढ़िए। यह कोटड़ा उदयपुर से उद्गमित होती है। हथमती, मेसवा, वेतरक इसकी सहायक नदियां हैं। यह नदी राजस्थान के लगभग 45 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर प्रवाहित होती है। तो यह साबरमती नदी के बारे में है या कौन सी नदी के बारे में है, हमें बताना है। हथीमती नदी है वो किसकी है, माही की है, पश्चिम बनास की है, साबरमती की है या जाखम की है। तो हथीमती नदी, मेसवा, वेतरक, यह है पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास नदी की तो मुझे नहीं लग रही, साबरमती नदी की है। एक हमें इसके अंदर डाउट है, हम देख लेते हैं। पश्चिमी जो बनास नदी है उसकी नहीं है, साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं। पश्चिमी जो बनास नदी है उसकी जो सहायक नदियां हैं वो हमें दो ही देखने को मिलती हैं। एक का नाम है सुकली, दूसरी का नाम है सिप्पू। एक का नाम सिप्पू, एक का नाम सिप्पू है और दूसरी का नाम सुकली है। और यह हमें राजस्थान के कोटा, वहां से पदराला की पहाड़ियां से हो रही है। कोटड़ा उदयपुर से साबरमती का उद्गम है वो होता है, किस नदी का उद्गम होता है, साबरमती नदी का उद्गम होता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और इसकी और अन्य सहायक नदियां हैं, जैसे वाकल नदी है, हथीमती, मेसवा, वेतरक इनके अलावा है। वाकल नदी है, सही है, और मेसवा नदी है, माजम नदी भी है, माजम नदी भी है, और वाकल नदी जो उदयपुर के अंदर है, वाकल नदी ये भी है। तो ये साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, किन जिलों में मिश्रित पतझड़ पाए जाते हैं। उदयपुर, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और नागौर के अंदर, नागौर में नहीं पाए। अजमेर, पाली, सिरोही और चूरू के अंदर नहीं है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और जालोर। हमें किन जिलों के अंदर पतझड़ वनस्पति है वो पाई जाती है, तो उदयपुर है, कोटा है, बूंदी है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, जालोर है, यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन है, सिरोही के अंदर भी मिलते हैं, पहला ऑप्शन इसका सही है वो
हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित कथनों को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ उत्पादक जिले हैं। गेहूं कहाँ पर है, बाजरा में कौन सा है, चावल में कहाँ पर है, मक्का है वो कहाँ पर है वो होती है, हमें पूछा है। गेहूं है वो गंगानगर के अंदर होती है, सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ पर हो रही है, गंगानगर के अंदर। बाजरा है वो अलवर के अंदर, बाजरा अलवर के अंदर पहले स्थान पर है। चावल बूंदी के अंदर, मक्का भीलवाड़ा के अंदर हो जाएगा। तो इस प्रकार यानी 3-1-4-2 3-1-4-2 3-3-1-4-2 3-1-3-1-4-2 यानी दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो रहा है। 1 मिनट, हमें बाजरा है वो कहाँ पर, अलवर के अंदर, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब हम मनोविज्ञान के प्रश्न है वो करने वाले हैं। हमारे सामने पहला प्रश्न मनोविज्ञान का यह रहा, और यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में या महत्व के संदर्भ में सही नहीं है। हमें शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पूछा है और कौन सा सही नहीं है यह पूछा है। यह शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं को दूर करने के प्रति उचित मनोवृत्ति उत्पन्न करता है। बिल्कुल शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में हमें पूछा है, तो पहला ऑप्शन है वो इसका सही है। यह अध्यापकों की विद्यार्थियों के व्यवहारों में समुचित परिवर्तन लाने के अंदर मदद करता है, यह भी सही है। यह विद्यार्थियों की कमजोरियों या असफलताओं को नजरअंदाज करने के लिए प्रेरित करता है, ये हो गया, क्योंकि हम नजरअंदाज नहीं कर सकते उस चीज को, नजरअंदाज है वो नहीं किया जा सकता। शिक्षा मनोविज्ञान कहता है कि बच्चे की छोटी छोटी चीजों को समझो और विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए आकर्षित करो, तो यह ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। यह शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है, ये सही है, यानी तीसरा ऑप्शन है वो इसका गलत है, वो हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न इसका तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है, निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानने के संबंध में सही नहीं है, संबंधित नहीं है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान के रूप में से संबंधित नहीं है, ये हमें पूछा है। पहला ऑप्शन हमारे सामने यह है कि ये सिद्धांत और नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है। परिवर्तन संभव है, यही तो होगा इसका गलत। इसमें व्यवहार के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। इसके सिद्धांत सार्वभौमिक रूप में स्वीकार्य होते, कोई भी सीख सकता है, कहीं पर भी सीख सकता है, ये भी सही है। इसमें वर्तमान ज्ञान के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है, बिल्कुल कर सकते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान भविष्यवाणी कर सकता है। इस प्रकार पहला ऑप्शन है वो इसका गलत है, वो हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है कि विकास केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है, विकासात्मक दिशा का सिद्धांत क्या कहलाता है। स्केफोल्ड, मस्का दोमुखी, प्रोक्सी, मोडिस्टल, निकट से दूर की ओर, वर्तुलाकार या रेखिक। तो यह निकट से दूर की ओर कहलाता है, दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा, निम्नलिखित में से कौन से निर्धारक बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं, यानी शरीर के जो विकास को प्रभावित करने वाले कारक है वो हमें बताने हैं। वंशानुक्रम करता है, पोषण भी करता है, विद्यालय से में खेलकूद बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, अंतःस्रावित ग्रंथियां करती। इस प्रकार चारों ही ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर है कि निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे के द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास की निर्धारित अवस्था नहीं है। संवेदीगामक अवस्था पूर्व है कि क्या पूछा, जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास की निर्धारित अवस्था इनमें से कौन सी नहीं है। संवेदी अवस्था बिल्कुल है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये भी है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था नहीं है, ये हमारे को देखना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 48 है आपके सामने, यह रहा स्क्रीन के ऊपर। एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक प्रकरण पढ़ाना चाहता है। पढ़ाने से पहले वह विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास कर रहा है, यह कौन सा नियम उपयोग में ले रहा है। सबसे पहले एक पढ़ाना चाह रहा है, विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए एक अध्यापक है, वो उस कक्षा के अंदर जा रहा है, पढ़ाने से पहले उसका मानसिक रूप से तैयार कर रहा है, तो वह क्या हो जाएगा, अभ्यास के नियम, प्रयास का नियम, तत्परता का नियम या उपयोग व अनुपयोग का नियम। तो यह तत्परता के नियम की ओर चल रहा है, तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को तत्पर कर रहा है, किसी भी क्षेत्र के अंदर है वो तत्पर कर रहा है, विद्यार्थियों को बता रहा है कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट ये चीज है, तो ये तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है, निर्मितवाद में 5E यानी 5E की बात कर रहा है। उपागम के किस सोपान में विद्यार्थी सीखी गई अवधारणा को अन्य संबंधित अवधारणाओं के साथ जोड़ते हैं और ज्ञान और समझ का उपयोग वास्तविक संसार में करते हैं, वास्तविक संसार के अंदर करते हैं, तो वह कौन सा हो जाएगा। संकलन, खोज, व्याख्या और विस्तार किसकी बात कर रहा है, अवधारणाओं के साथ जोड़ते हैं और अपने ज्ञान और समझ का उपयोग वास्तविक जगत की ओर कर रहे हैं, तो यह विस्तार की ओर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा, प्रश्न नंबर 50 है, पुनर्बलन संबंध की मजबूती यानी शक्ति को बढ़ावा देता है, जबकि दंड संबंध की शक्ति पर कुछ नहीं करता। यह अधिगम का नियम जाना जाता है, अधिगम का यह नियम जाना जाता है। बहुवचन क्रिया का नियम, साहचर्य स्थानांतरण का नियम, प्रभाव का नियम, संशोधित प्रभाव का नियम। तो यह
कह रहा है कि पुनर्बल संबंधी मजबूती को बढ़ावा देता है, जबकि दंड संबंधी शक्ति पर कुछ भी नहीं करता, यानी संशोधित प्रभाव के नियम की ओर चल रहा है। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऑलपोर्ट के अनुसार वे शील गुण जो उन कुछ चारित्रिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जाता है को जाना जाता है। केंद्रीय शील गुण। ऑलपोर्ट के अनुसार वे शील गुण जो उन कुछ चारित्रिक प्रवृत्तियों को प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पर चलना है, इस ऑप्शन की ओर चलना है, चारित्रिक चरित्र के ऊपर चलने हैं। केंद्रीय शील गुण, गौण शील गुण, सामान्य शील गुण या आधारशिला शील गुण। तो यह केंद्रीय शील गुण है, उसकी ओर केंद्रीय शील गुण है वो होता है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा, और यह प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आत्म की प्रक्षेपिक विधियां नहीं है। शब्द साहचर्या, वाक्य पूर्ति, समाजमिति, व्यक्ति अध्ययन। समाजमिति या व्यक्ति अध्ययन। हमें पूछा है कि व्यक्तित्व की जो प्रक्षेपी विधियां हैं वो कौन सी नहीं है, इसके अंदर कौन सी नहीं, ये पूछा है। तो समाजमिति विधि है वो आत्म प्रक विधि नहीं होती है। तीसरा ऑप्शन, और एक व्यक्ति अध्ययन विधि नहीं होती, यानी सी और डी ये ऑप्शन है वो इसका सही, यानी दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा, जब कोई व्यक्ति अपने दुखद अनुभवों को जानबूझकर भूलना चाहता है, उन्हें अवचेतन मन में दबा देता है, तो समायोजन की एक रक्षात्मक युक्ति क्या कहलाती है? कोई भी विचार है या हमारे साथ में कोई घटना घटित हो गई जिसको हम भुलाना नहीं चाहते लेकिन हमें भुलाना पड़ रहा है, तो हम उसकी दमन की ओर चलेंगे, प्रतिगमन की ओर, प्रक्षेपण की ओर या विस्थापन की ओर। इसका उत्तर है पहला ऑप्शन, दमन की ओर हो जाएगा। इसके उल्टा आता है समन, और समन है उसका होता है कि प्यार से किसी चीज को स्वीकार कर लेना, मान लेना, यह समन होता है। प्रतिगमन, हम प्रतिगमन की बात करते हैं तो वापिस लौट के जैसा व्यवहार बचपन में कर रहे थे वैसा व्यवहार करना, यह प्रतिगमन की ओर चलना होता है। यानी बूढ़ा व्यक्ति अगर क्रिकेट खेल रहा है बच्चों के साथ, वो प्रतिगमन की ओर इशारा कर रहा है। और प्रक्षेपण का मतलब आरोप लगा देना, यह प्रक्षेपण होता है। विस्थापन का मतलब किसी भी चीज को एक क्षेत्र में अगर नहीं है तो उसको दूसरे क्षेत्र के अंदर हम काम में ले लेना। यानी कोई भी बच्चा है वो बदमाशी करता है, मुक्केबाजी बहुत तरीके से हर किसी को पीटता है, तो उसका हम फ्यूचर है वो किसके अंदर ले जाना, मुक्केबाजी के अंदर लेके चलाना, आर्मी के अंदर भर्ती, तो इसका हम विस्थापन कर लिया। इस जो वो काम कर रहा था उस काम को हमने सही जगह ला करके छोड़ दिया तो वो विस्थापन हो गया। तो इस प्रकार हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के आयामों एवं उसके तत्वों का सही मिलान नहीं है? गिलफोर्ड की बात कर रहा है, इनमें से कौन सा आयाम है वो सही नहीं है? हमें पूछा है संक्रिया मूल्यांकन बिल्कुल सही है। विषय वस्तु ये भी संज्ञान में आता है, उत्पादन समृद्धि के अंदर नहीं आती, उत्पादन समृद्धि के अंदर नहीं आती है। एक मिनट, उत्पादन संकृति के अंदर नहीं आती। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, और दोनों तो सही है। इस प्रकार ए बी यानी चौथा ऑप्शन इसका राइट है वो हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और प्रश्न नंबर 55 है कि रोहन पारंपरिक बुद्धि परीक्षणों में निम्न अंक प्राप्त करता है, परंतु वास्तविक जीवन संबंधी समस्याओं को तीव्रता से पकड़ लेता है और संसार की कार्य प्रणाली के बारे में आसानी से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। त्रिनिक या ट्राइकल सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार की त्रिबुद्धि कहलाती है? विश्लेषणात्मक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि? तो हम इसको व्यवहारिक बुद्धि है वो कहेंगे, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि अंकों तो प्राप्त कर लेता है लेकिन जीवन की समस्याओं को नहीं, तो व्यवहार के अंदर नहीं ले पाता है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चल रहे हैं। अगला प्रश्न नंबर 56 है, सृजनात्मकता की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में व्यक्ति थीम यानी मूल विषय का अचानक प्रत्यक्षीकरण करता है और समस्या के विभिन्न घटकों के संबंध में देखता है? तैयारी, उष्मायन, प्रदीपन, संशोधन अथवा सत्यापन। सृजनात्मकता की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था व्यक्ति थीम या मूल विषय का अचानक प्रत्यक्षीकरण कर लेता? अचानक से कोई चीज हमारे सामने आ गई, उसका प्रत्यक्षीकरण कर लिया और उस वो समस्या है वो विभिन्न घटकों के संबंध में देखता है, तो वह प्रतिदिन करता है, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है कि किसी चीज को अपने से करने, उसे अच्छे ढंग से करने तथा उसमें विशिष्ट दिखाने की स्वीकारात्मक इच्छा को क्या कहते हैं? संबंधन अभिप्रेरणा, सत्ता अभिप्रेरणा, आक्रमणशील का अभिप्रेरक या उपलब्धि अभिप्रेरणा? तो ये उपलब्धि प्रेरणा है वो हो जाएगा, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने अभिप्रेरणा चक्र के किस घटक के परिणाम स्वरूप दैहिक अथवा मनोवैज्ञानिक संतुलन स्थिति की पुनः प्राप्ति है वो होती है? आवश्यकता के अंदर, प्रणोद में, प्रेरक में या प्रोत्साहन के अंदर? तो यह प्रणोद के अंदर है वो होती है।
दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए संवर्धन कार्यक्रम नहीं है? विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन करना, विशेषज्ञ अध्यापक उपलब्ध कराना, उन्नति कोर्स प्रदान करना, कक्षा कक्ष उपलब्ध कराना। कॉमन कक्षा, प्रतिभाशाली बालकों के लिए कॉमन कक्षाएं उपलब्ध नहीं करवा सकते, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए कठिन कक्षाएं होती है, कॉमन कक्षाएं हैं वो नहीं होती है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है, आप मंद गति अधिगम गौणकर्ताओं की कक्षाओं का शिक्षण करवा रहे हैं। निम्नलिखित शिक्षण तकनीकियों में से आप किन तकनीकियों को अपनाएंगे? हम मंद गति वाले अधिगम करता हैं, उनको हम शिक्षण करवा रहे हैं। एक कक्षा है, कक्षा के अंदर जो विद्यार्थी क्या है, एकदम से डफर है, गौण कक्षाएं हैं, मंद बालक बुद्धि हैं, उनकी करवा रहे हैं, तो हमें सही बताना है। सरल शब्दों में निर्देश देंगे, बिल्कुल सही, सरल शब्द देंगे हम, और सर्वदर्शी सामग्री का उपयोग करेंगे। मौखिक रूप से अमूर्त विचारों को नहीं, अमूर्त विचार जो दिखाई नहीं दे रहे हैं वो विद्यार्थी मंद बुद्धि बालक नहीं सीख सकता, तो ये गलत हो जाएगा। उन्हें दैनिक जीवन से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन करवाएंगे। हाँ, दैनिक जीवन के अंदर जो कार्यक्रम घटित हो रहे हैं उनका हम आयोजन करवाएंगे, ताकि मंद बुद्धि बालक है उसका मानसिक विकास कम से कम थोड़ा तो हो, तो यह हम सही मान सकते हैं। तो यह गलत हो गया, यानी 1, 2 और 4, यानी 1, 2 और 4 हो जाएगा। 1, 2 और 4, 1, 2, 4, 1, 2, दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृद्धि के संदर्भ में सही नहीं है? अभिवृद्धि के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अभिवृद्धि जन्मजात होती है, बिल्कुल सही है, जन्मजात होती है। अभिवृद्धि में संज्ञानात्मक एवं भावात्मक घटक होते हैं, किंतु क्रियात्मक या व्यवहारिक नहीं होते हैं। क्रियात्मक और व्यवहारिक होते हैं। अभिवृद्धि के संबंध में हम कार्य कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो यह ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। हमें अभिवृद्धि के संबंध में क्या पूछा हो? अभिवृद्धि में संज्ञानात्मक भावात्मक घटक होते हैं, किंतु क्रियात्मक और व्यवहारात्मक नहीं होता, यह भी सही। हाँ, व्यवहारात्मक नहीं हो सकता, यह सही है। अभिवृद्धि व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करती नहीं, अभिवृद्धि व्यवहार को निश्चित दिशा नहीं प्रदान कर सकती, ये मुझे सही नहीं लग रहा। अभिवृद्धि सदैव सकारात्मक होती है, बिल्कुल। अभिवृद्धि हमारा जो मानसिक, हम किसी के प्रति क्या सोच रहे हैं, हमें क्या चाहिए, हम नेगेटिव थोड़ी से पाएंगे, कभी हम पॉजिटिव की ओर चलेंगे, तो ये ऑप्शन सही है। तो 1, 2 और 4, यानी 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर है कि किसी विद्यार्थी को खाली समय में हमेशा चित्रकारी करते देख करके यदि एक शिक्षक उस विद्यार्थी की चित्रकारी में रुचि का अनुमान लगाता है, तो वह सुपर द्वारा वर्गीकृत किस प्रकार की अभिरुचि होगी? सुपर के द्वारा अभिवर्धियां दी गई थी और एक विद्यार्थी है वो चित्रकारी कर रहा है, तो वह क्या कर रहा है? अपने भाव प्रकट कर रहा है, व्यक्त करेगा, प्रकट करेगा, आविष्कार करेगा, मापित करेगा, नहीं, ये भी नहीं, या तो व्यक्त करेगा, लेकिन भावों को व्यक्त नहीं, व्यक्त बोल करके कर सकते हैं, प्रकट कर रहा है लिख करके चित्रों के माध्यम से, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब हम राजस्थान की जो राजनीति है वहां से हम प्रश्न, लगभग 10 से 12 प्रश्न है वो देखने को मिलते हैं, तो हम वहां से प्रश्न है वो करेंगे। पहला हमारे सामने पहला ऑप्शन राजस्थान राजनीति यानी 63 नंबर का प्रश्न है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, किसको प्रस्तुत है वो करेगा? भारत के राष्ट्रपति को, राजस्थान के राज्यपाल को, राजस्थान की राज्य विधानसभा को, लोक सेवा आयोग को, तो यह राजस्थान के राज्यपाल को करता है, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने यह रहा, प्रश्न नंबर 64 है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है, अध्यक्ष स्थानीय सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्या पूछा इसके अंदर? सही कथन पूछा है। तो राजस्थान के जो लोक सेवा आयोग है उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जा सकती, राज्यपाल करता है, 78 राष्ट्रपति है। अगला है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों से यथाशक्य निकटतम एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार अथवा राजस्थान सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष पद प्रधान नहीं हो सकता, ये तो गलत हो गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष यानी 6 वर्ष तथा 62 वर्ष, पहले 65 था इसको 62 वर्ष कर दिया, वहाँ 5 था इसको 6 वर्ष कर दिया, आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले अपना पद धारण करेगा, ये सही है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य आयोग के अध्यक्ष को संबोधित करके अपना सहित लेख के द्वारा अपना पद त्याग सकता नहीं, गलत हो गया, राष्ट्रपति को पद त्यागने के लिए देना पड़ेगा, तो ये तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा, यह कि राजस्थान मानव अधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा, इस बार हमारे सिलेबस के अंदर शायद मानव अधिकार आयोग नहीं हटा दिया है, तो ये प्रश्न हमने ऐड कर लिया, आगे की हम मॉडल पेपर उसमें कोशिश करेंगे कि मानव अधिकार आयोग, चलो ये प्रश्न तो हमने कर लिया, इसको कर लेते हैं, सिलेबस में नहीं है भाई, आपको ये चीज ध्यान रखना, मानव अधिकार आयोग हटा दिया गया अब की बार। पहला ऑप्शन है, किसी लोक सेवक के द्वारा मानवाधिकार का उल्लंघन करने पर आयोग
उसके जांच को शक्ति रखता है। क्या जांच की शक्ति रखता है? बिल्कुल सही रखता है। मानवाधिकार आयोग उच्च शक्ति प्राप्त एक स्वायत्तशासी निगरानी निकाय है जो अपनी सत्ता मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से प्राप्त है। ये भी सही है। केवल किसी उच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश ही राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। ये गलत हो गया, केवल आ गया, केवल आते गलत हो गया भाई। आयोग की अपनी एक निरीक्षण एजेंसी है जिसकी अध्यक्षता एक पुलिस अधिकारी द्वारा की जाती है, जो कि पुलिस अधीक्षक के नीचे रैंक का नहीं होना चाहिए। भी सही है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान पंचायती राज के संबंध में सही नहीं है? पंचायती राज के संबंध में कौन सा प्रावधान सही नहीं है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुसूची 11वीं। तो 11वीं अनुसूची तो है अनुच्छेद 41 वाला है, वो पंचायती राज से संबंधित नहीं है। यह वाला है वो गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन पर यह रहा, राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? राजस्थान विधानसभा की जो कार्य मंत्रणा समिति है उसका अध्यक्ष है वो कौन होगा? राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष होता है, राजस्थान विधानसभा का नेता होता है, राजस्थान विधानसभा की में विपक्ष का नेता या सदस्य, सदन का कोई भी सदस्य जिसे स्पीकर नियुक्त करे। नहीं, ये राजस्थान विधानसभा जो अध्यक्ष है वही कार्य मंत्रणा समिति उसका अध्यक्ष होता है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा, राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार किस वर्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? 1993 में, 2009 में, 1985 में, 2018 के अंदर। अशोक गहलोत के द्वारा 2 बार लाया गया था और हरिदेव जोशी के समय सर्वाधिक बार 5 बार लाया गया था। भैरों सिंह शेखावत के समय 1 बार आया था शायद, या 2 बार आया था। और अंतिम जो है वो अशोक गहलोत के समय 2018 के अंदर है, वो आया था सचिन पायलट के द्वारा, बगावत कर ली गई थी एक बार, तब ये आया था। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अब हम विश्व भूगोल के प्रश्न है वो 5 प्रश्न, यानी 5 है, 4, 3 से ऊपर प्रश्न है हम करेंगे। 5 प्रश्न आएंगे वैसे तो। प्रश्न नंबर 69 है, विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध के अंदर निवास करती है? उत्तरी गोलार्ध के अंदर हम विश्व के मानचित्र की बात कर रहा है। उत्तरी गोलार्ध यानी यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में कितनी जनसंख्या? 60%, 80%, 70 या 90? उत्तरी गोलार्ध के अंदर लगभग 90% जनसंख्या निवास करती है। चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुटों में से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ द्वीप है, दूसरी तरफ महासागर है। एक तरफ द्वीप और दूसरी तरफ क्या है? महासागर। महासागर के अंदर कौन सा द्वीप है ये हमें क्या करना है? मिलान करना है। गेलापेगोस जो द्वीप है वह प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है। कौन से के अंदर? प्रशांत है। कनारी द्वीप अंध महासागर या अंटार्कटिक अंध महासागर के अंदर स्थित है। और डियागो गारिया द्वीप है वो हिंद महासागर के अंदर स्थित है। हिंद महासागर के अंदर स्थित है। न्यू साइबेरियन द्वीप आर्कटिक महासागर के अंदर स्थित है। यानी 2 है, 3 है, 1 है और 4। ये ऑप्शन है वो जाएगा 2, 3, 2, 3 ये भी गलत हो गया। 2 ये तो गलत होना है। 2, 3 उसके बाद क्या है? 1 आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है, प्रश्न नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भूमंडलीय पवन या हवा नहीं है? कौन सी, क्या वो सब एक भूमंडलीय हवा नहीं है? व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, मानसूनी पवने या ध्रुवीय पवने? तो भूमंडलीय जो नहीं है वह मानसूनी पवने नहीं है। मानसूनी पवने समय के हिसाब से आती है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर है कि जनसंख्या प्रवसन नियंत्रण हेतु किस देश में त्वचा के रंग के आधार पर नीति अपनाई गई थी? कनाडा के में, दक्षिण अफ्रीका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर? तो यह ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपनाई गई थी। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के भूगोल के प्रश्न हम देखने वाले हैं। पहला प्रश्न भारत की भूगोल का, यानी प्रश्न नंबर, वैसे हम 73 नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं। पूर्वांचल हिमालय की निम्नलिखित पहाड़ियों को सही उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना, यानी पहाड़ियों को सही क्रम के अंदर हमें व्यवस्थित करना, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक। ऐसे बेरिल, पटकोई, नागा, मिजोरम। तो बेरिल है वो यहाँ पर है, ये भी यहाँ पर है, उसके बाद नागा आएगी, मिजोरम आएगी। तो सबसे पहले पटकोई आती है, उसके बाद बेरिल आती है। तो वो मिल नहीं रहा, तो इस प्रकार यानी बेरिल, पटकोई, नागा और मिजोरम ऐसा करने पड़ेगा। फिर पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वैसे होना तो बी है, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद सी और डी, ये हो जाएगा। तो यह तो है नहीं, थोड़ी सी इनकी दूरी है बस, कोई ज़्यादा नहीं है। इस प्रकार पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है कि उत्तर पूर्व मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर के महीने में मध्य लगभग 70 सेंटीमीटर की उच्चतम मौसमी वर्षाएं होती है। कोण तट के सहारे, मालाबार के तट के सहारे, कोरोमंडल तट के सहारे या उत्तरी सरकार तट के सहारे? तो कोरोमंडल तट के सहारे है वो होता है। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न
हमारे सामने यह है कि पेनगंगा और वेनगंगा सहायक नदियाँ, पेनगंगा और वेनगंगा किसकी सहायक नदियाँ? गोमती की है, महानदी की है, गोदावरी की है या यमुना की? यह गोदावरी की सहायक नदियाँ है। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है प्रश्न है कि सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है किसके? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों की है या उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों की है, मैंग्रोव वनों की है या ऊंचे पर्वतीय वनों की है? तो यह है मैंग्रोव वनों की है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी भारत का अपतटीय तेल क्षेत्र नहीं है? अपतटीय तेल क्षेत्र नहीं है, तट के निकट तेल क्षेत्र नहीं है। मुंबई हाई बेसिन, अलियाबेट या अंकलेश्वर? तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, यहाँ इस वाली साइड की बात कर रहा है? कौन सा? ना मुंबई है, बिल्कुल अंकलेश्वर है, अलियाकोट बेसिन नहीं है अभी। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अब हम भारतीय जो राजनीति विज्ञान है उसके प्रश्न है वो करने वाले हैं। पहला राजनीति विज्ञान का प्रश्न है, 1935 के अधिनियम के द्वारा निम्न में से किस व्यवस्था को समाप्त किया गया था? सांप्रदायिक निर्वाचन को, प्रांतीय स्वायत्तता को, या प्रांतों में द्वैध शासन को, या भारतीय सचिव पद को? तो प्रांतों के अंदर जो द्वैध शासन होता है इसको इन्होंने मिटा दिया था। तो ये तीसरा ऑप्शन है, यानी ये मिटाया था। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया था? 1909 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1862 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम? साथियों, इसका उत्तर तो 1919 है, अधिनियम हो जाएगा। जो क्या अपनाया गया था? प्रांतों के अंदर उत्तरदायी शासन की स्थापना अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। अब हमारे सामने कौन कौन से एक टॉपिक जोड़ा गया है सेकंड ग्रेड के अंदर, और यह जो 1919 वाला था यहाँ से लेकर के इससे पहले की भी इसके अंदर पूछी गई है, और उसका हम करवाने वाले हैं एक क्लास के अंदर। भारतीय संविधान की जो प्रक्रिया, वहाँ से हम 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वहाँ से लेकर के उसके बाद 1781 के अंदर संशोधन अधिनियम आता है, 1784 के अंदर ही उसका पिट्स इंडिया एक्ट आता है, 86 के अंदर संशोधन अधिनियम फिर से आता है, 1793 के अंदर चार्टर एक्ट आता है, और 1813 के अंदर फिर से चार्टर एक्ट आता है, 1833 के अंदर का चार्टर एक्ट आता है। ये सभी चार्टर एक्ट हैं। उसके बाद जितने भी अधिनियम हुए हैं, 1861 का, 1853 का, 1858 का, वो सब की सब हम करने वाले हैं पॉइंट टू पॉइंट। एक क्लास के अंदर हम जल्दी आपके सामने लेकर के आएंगे, वो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। हम उसका बना रहे हैं, उसको टाइप करवा रहे हैं, आप जल्दी आपके सामने लेकर के आएंगे। तो इसका चौथा ऑप्शन है वो हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर कौन सा प्रश्न था? प्रश्न नंबर कौन सा है? ये ऊपर से, अच्छा ये प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 80 है वो हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांति में संवैधानिक विकास का कालक्रम है? ओह, ये गलत हो गया, कालक्रम है। केंद्रीय विधायिका के 2 सदन, केंद्रीय विधानसभा के लिए निर्वाचन, संविधान सभा की संरचना, केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्तियों का निपटारा करना। सबसे पहले इसके अंदर केंद्रीय विधानसभा के निर्वाचन हुए थे, और उसके बाद है वो केंद्रीय विधायिका के 2 सदन आ गए थे, यानी बी और ए। उसके बाद है केंद्रीय इकाइयों के मध्य शक्तियों का वितरण हो गया था, और अंत में है वो संविधान सभा की संरचना होती है। तो BADC यानी तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है वो यह कि विभाजन के उपरांत पुनर्गठन संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रांत एवं बरार में, मुंबई में या मद्रास के अंदर? तो ये पश्चिम बंगाल के अंदर है, वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? इनमें से कौन सा प्रारूप समिति के सदस्य है वो नहीं रहे थे? प्रारूप समिति के सदस्य अध्यक्ष है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, कि हम NG अयंगर थे, ये तो थे NG अयंगर, और SM सादुल्ला भी थे, KM मुंशी थे, HC मुखर्जी नहीं थे। चौथा ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 83 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(1) है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(1) राज्य को अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है। इस आधारों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? धर्म, नस्ल, भाषा और जन्म स्थान। धर्म है, नस्ल है, लेकिन भाषा के आधार पर इसके अंदर नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का हमें चयन करना है, सूची 1 और सूची 2।
पहला है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और संवर्धन करना, अनुच्छेद 51(1)(4) में और 7 में से हमें मिलान करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, देश की रक्षा करना। तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना 51(1)(8) में है, इसके अंदर दूसरा हो जाएगा। सार्वजनिक जो संपत्ति है उसको हम नुकसान पहुंचाएंगे तो 51(1)(7) में। वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, अनुच्छेद 51(4) में। देश की रक्षा करना, अनुच्छेद 51(9) के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले में 2, फिर 1, फिर 3 और 4 ये है ऑप्शन में, जिसमें है उसको आप मिलान कर लेना। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है वो ये कि निम्नलिखित में से जो विकल्प अनुच्छेद 39 के अनुसार आर्थिक न्याय से नहीं जुड़ा है वह है समान कार्य के लिए समान वेतन देना, समान नागरिकों को जीविका के साधन प्राप्ति का अधिकार देना, धन और उत्पादन साधनों का सर्वाधिकरण के हित के लिए केंद्रण ना हो, निजी संपत्ति का विरोध 39 से निजी संपत्ति का विरोध ना हो। निजी संपत्ति का विरोध है, निजी संपत्ति नहीं रख सकते आप इतनी। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए निर्णय लेता है, अनुच्छेद 200 में, अनुच्छेद 201 में, अनुच्छेद 203 में, अनुच्छेद 200 में। तो अनुच्छेद 201 के अंदर राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल आरक्षित है वो रखता है, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है कि निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में किसने किसी वित्त मंत्री को उपमंत्री को पद नहीं दिया था, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने किसी मंत्री को उपमंत्री का पद नहीं दिया था, यह है तो राजीव गांधी के द्वारा नहीं दिया गया था। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्या हो गया आज इसको भाई, कौन सा प्रश्न था, राजीव गांधी हो गया ना, बट प्रश्न नंबर 88 है। राजनीतिक दलों की स्थापना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन युग्म गलत है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999 में, नेशनल पीपल्स पार्टी 2013 में, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में बिल्कुल सही है, बहुजन समाज पार्टी 1985 में नहीं थी, 1984 के अंदर। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा और सभी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने सूची 1 सूची 2 का हमें मिलान करना, सम्मिलित करना। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, बीजू जनता दल, इंडियन नेशनल लोक और लोक जनशक्ति पार्टी। तो लोक जनशक्ति पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है वो पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है, जो बीजू जनता दल है वो उड़ीसा के अंदर है, और इंडियन नेशनल हरियाणा के अंदर, लोक जनता बिहार के अंदर। यानी 1 में 2 फिर 1 फिर 4 फिर 3, ये ऑप्शन है 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3, तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न वह है कि एशियाई एकजुटता की अभिवृद्धि के लिए सिद्धांत विवृद्धि के लिए स्वतंत्रता के बाद प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन जवाहरलाल नेहरू ने कब आयोजित किया गया था। यह विदेश नीति प्रश्न 1947 में, 48 में, 49 में, 1950 में। तो 1947 के अंदर है वो किया गया था, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वो यह है कि भारत को अभी तक सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कितनी बार चुना गया, 2 बार, 8 बार, 5 बार, 6 बार। भारत में वो अभी तक सुरक्षा परिषद में की बात हो रही है, 8 बार चुना गया अभी तक अस्थायी सदस्य, स्थायी नहीं है अभी तक, हम क्या है अस्थायी सदस्य के रूप में 8 बार चुने गए हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई थी, भारत में, ब्राजील में, अर्जेंटीना में, इंडोनेशिया के। वर्ल्ड सोशल फोरम है उसकी स्थापना है वो ब्राजील के अंदर की गई थी, और यह 30 जनवरी 2011 के अंदर है वो की गई थी, ब्राजील के अंदर। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अब हम करंट अफेयर के प्रश्न है वो करने वाले हैं। पहला प्रश्न हमारा करंट अफेयर का वह है कि राजस्थान परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से किस योजना के तहत राजस्थान के प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, आदर्श सौर ग्राम है बनाया जाएगा। हर घर हर खेत बिजली, सौर कृषि आजीविका योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सोलर सब्सिडी स्कीम योजना। तो यह किसकी बात कर रहा है, किस योजना के तहत राजस्थान में प्रत्येक जिले में आदर्श सौर है, पीएम सूर्य घर योजना मुफ्त बिजली योजना के तहत है वो बनाया जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है कि मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सब रोजगार योजना के लिए पात्र होने के लिए विशेष योग्यजन के माता पिता, अभिभावक और स्वयं के लिए अधिकतम वार्षिक आय क्या होनी चाहिए। 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए, इनमें से अनुरूपित या कोई भी कथन नहीं। तो 2 लाख रुपए होनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन इसका
राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क रिको के द्वारा राजस्थान में किस शहर में विकसित किया गया? मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क की बात हो रही है, रिको के द्वारा किस शहर के अंदर किया गया था? अजमेर में, कोटा में, जोधपुर में, अलवर के अंदर। तो यह जोधपुर के अंदर है वो किया गया था। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, इससे पहले पूर्व के अंदर इंदिरा रसोई योजना था नाम, इसका अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया था। ग्रामीण कस्बों में किस प्रकार संचालित है? राजीविका के माध्यम से महिलाएं स्वयं सहायता समूह के द्वारा की जाती है। पहला ऑप्शन सही है, यानी पहला राजीविका स्वयं सहायता समूह वाली महिलाएं हैं वो इसका क्या कर रही है? संचालन कर रही है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। राज्य में 12 दिसंबर 2019 को राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात संवर्धन नीति शुरू की गई। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इस नीति से संबंधित नहीं है? भूमि सुधार के बढ़ते प्रयास नहीं, ये नहीं हुआ था इसमें, मुझे तो ये नहीं लग रहा भाई। और देखते हैं, फसल कटाई के बाद नुकसान को कम करने के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण बिल्कुल था। खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से रोजगार सृजन और कौशल विकास करना यह भी था। मूल्यांकन संवर्धन एवं आपूर्ति श्रृंखला में सीधे शामिल करके किसानों की आय को वृद्धि करना यह भी था। इस प्रकार पहला ही ऑप्शन है वो इसका सही नहीं है, और पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? मैं सही नहीं पूछा, ये पूछा है, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, वर्ष 2023-24 में चालू कीमतों पर राजस्थान के सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि सहायता क्षेत्र के निम्न में से किसे उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा? कृषि सहायक क्षेत्र की बात कर रहा है और सकल जोड़े के संबंध में हमें पूछा है। पशुधन का, फसलों का, वानिकी, मछली पालन व लौंगी का इनमें से वर्ष 2023-24 के अनुसार से पूछा है, तो पशुधन का रहा है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है, इंदौर में आयोजित 74 पुरुष जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान टीम का निम्नलिखित में से किस टीम को हराया था? राजस्थान टीम ने किस टीम को हराया था? पंजाब को हराया था, चंडीगढ़ को हराया था, कर्नाटक को हराया था या मध्य प्रदेश को हराया था? तो यह कर्नाटक की टीम है, उसको हराया था। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा, वर्ष 2023-24 में राजस्थान से 2 शीर्षतम निर्यात भाग रहे हैं। इंजीनियरिंग वस्त्र में रत्न एवं आभूषण, कपड़ा रसायन संबंध, धातु में हस्तशिल्प इंजीनियर और वस्त्र में। तो वर्ष 2023-24 के अनुसार 2 शीर्षतम वस्त्र में इंजीनियरिंग वस्त्र में और रत्न आभूषण है वो रहे हैं, तो पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार आज हमने जो सेकंड मॉडल पेपर था, कौन सा? सेकंड ग्रेड के लिए दूसरा जो मॉडल पेपर है उसको हमने क्या कर लिया? सॉल्यूशन कर लिया है हमने। ऐसे प्रश्न अब हम मॉडल पेपरों में तो संयोजन कर लिया, उसके अलावा और भी प्रश्न है वो हम आपको YouTube के ऊपर बिल्कुल फ्री करवाने वाले हैं, और वहां से आपके प्रश्न है वो टपकेंगे वैसे के वैसे ही। हम जल्दी ही वैसी भी क्लास लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।